नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। यहां पर हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हम लोग फोकस करने जा रहे हैं मेंस को लेके। और ऐसा नहीं है कि यहां पर जो भी चीजें डिस्कशन होगा वो केवल और केवल मेंस के लिए होगा। हाँ, हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में स्पेशली एनवायरनमेंट के जो प्रश्न हैं वो कैसे आए हैं, किस तरीके से उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, हमें वहां पर क्या कंटेंट लिखना है, क्या कंटेंट नहीं लिखना है, कहां पर आवश्यक रूप से डायग्राम को बनाना है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि पर्यावरण की बात जब करूंगा आपसे तो वहां पर मेंस में किस तरीके के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए उनको आप सॉल्व कैसे करोगे, उनको आप उनसे लड़ोगे कैसे, उनसे डील कैसे करोगे। बट यहां पर प्रश्नों का एक प्रश्न मैं लूंगा और उसको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न बन सकते हैं, तो बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। एटलीस्ट जो प्रश्न यहां पर मैं कवर करूंगा ना, उस प्रश्न का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी प्रीलिम्स में जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है वो जुट जाएं मेंस के लिए। जिन लोगों को भी असफलता अनफॉर्चुनेटली हाथ लगी है वो अब जुट जाएं अपने अगले आने वाले प्रीलिम्स के लिए और आने वाले मेंस के लिए। तो इस उद्देश्य से इस पूरे वीडियो को देखिएगा कि इस पूरे वीडियो में एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट के जिस टॉपिक पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पूरे प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। उसके अलावा उस टॉपिक का पूरा एक जिसको होता है ना कि जीस्ट जो होता है वो आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, प्रश्न में एंट्री करने से पहले आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं। पहले भी जिन्होंने मेंस की क्लास मेरी करी है उनको पता है कि मेरा मेन फोकस किस चीज में रहता है। तो अब जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको मेंस को टैकल करना कैसे, आप मेंस से भिड़ेंगे कैसे। तो कम से कम उस मेंस के बारे में जान तो लीजिए। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ टिप्स टू द पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये मेरे खुद के टिप्स हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए ताकि जो जो चीजें आप एक घंटा अगर इस वीडियो में अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम वो समरी आप उस कॉपी पेन में नोट कर सको। राइट, चलो अब यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा ना अपने एग्जाम्स को। तो यहां पर ना अंडरस्टैंड जो आपको अपने एग्जाम को करना है तो उसको आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे, तो इसका सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमें अपने एग्जाम को समझना है, हमें एग्जाम की समझ होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका नेचर कैसा है, कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसको समझने के सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो दो पार्ट में मैं यहां पर आपको ले चल रहा हूं। सबसे पहला जो यहां पर ना आपको बेस्ट तरीका मिलेगा वो क्या है, वो ये है कि आपको ना PYQs देखने हैं और दूसरी चीज आपको अपने एग्जाम का सिलेबस देखना है। जब इन दो चीजों पर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको अपने एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं यहां पर जो लेक्चर लेके आया हूं वो तो PCS के लिए, बट आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ओवरऑल आप खुद सोच के देखो कि अगर आप उस एग्जाम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप जिस युद्ध में उतर रहे हैं, अपने शत्रु को पहचानना चाहते हैं, तो यहां पर आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और पहली प्रेफरेंस इसको और दूसरी प्रेफरेंस इसको, यानी कि पहले स्टेप में आप जानेंगे कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और फिर सेकेंड स्टेप में जानेंगे कि यार इसके PYQs पूछे कैसे जाते हैं। वो चाहे प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की बात करो, आपके सामने प्रीलिम्स का भी सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए और मेंस का भी सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई प्रिंट आउट को PDF के फॉर्म में मत रखो, चुपचाप जाओ, थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का खर्चा है, नेट से डाउनलोड करो और जाके उसका इंटरनेट कैफे में जाओ, भैया से बोलो कि भैया इसका प्रिंट आउट निकाल दो। उसका प्रिंट आउट लेके आओ और जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका लीजिए इसको, डेली बेसिस पे उसको देखिए और पेन से मार्कर से उसको हाईलाइट करते जाइए जितने भी टॉपिक आप कवर करते जा रहे हो। ये मैं बता रहा हूं, बहुत आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बचकानी बात कर रहे हैं, बट यकीन मानो बहुत फायदा देने वाली है ये चीजें आपको। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और PYQs होने चाहिए। मार्केट में जाओ, खरीद लाओ, जो भी प्रीलिम्स में आए हुए प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे गए।
मेंस में आए हुए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। जब इतना काम आप कर लेते हो ना, अब यहां से हम बात करेंगे कि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं जहां पर आप मेंस लिख रहे हैं, आप अपने घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वही समझ लो कि वही आप अपना बेस्ट दे रहे हो। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है। यह मैं एकदम बिगिनर लेवल पर बता रहा हूं और यकीन मानो यही हर व्यक्ति कर रहा है, जो भी मेंस लिख रहा है वो यही कर रहा है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पर आपको पता है कि जो आपका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें 2 चीजों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, और उसमें से वो 2 चीजें क्या है, एक तो आपका समय और एक आपका जो वर्ड लिमिट है, यानी कि शब्द की जो सीमा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतने प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलना है, इतने मार्क्स का पेपर होना है और हर प्रश्न के सामने उसके मार्क दिए हुए हैं। तो आपको यह सबसे पहले देखना है कि कहीं आप इतना एक प्रश्न में टाइम ना दे दो कि दूसरे प्रश्न का समय आप इसी प्रश्न में आपने दे दिया, क्योंकि पेपर छूटना नहीं चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पहले से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी होगी। जो लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनको यह सलाह देना चाहता हूं कि जो हमको बताया जाता है कि प्रीलिम्स के बाद जाके मेंस की तैयारी करना, जो एक मार्केट में ये इस तरीके की स्ट्रेटजी फैली हुई है, भाई बिल्कुल भी गलत है ना। ये स्ट्रेटजी मत फॉलो करिएगा। जिस दिन भी आप सोचते हो कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही आप पहला टॉपिक फिनिश करते हो क्लास में या खुद से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप पहला टॉपिक फिनिश करते हो, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उस दिन से स्टार्ट कर दो। उस दिन से जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो तब आप जाके उस काबिल बनते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में विद इन वर्ड लिमिट, विद इन टाइम अपने आंसर को आप कंप्लीट कर सको, वो पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट कर सको। प्रश्न छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती तो कभी मत कर देना। तो यहां पर आपको क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2 से 3 बार पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये 2 प्रॉब्लम्स हैं और इन 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है, आपको वो समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो मैंने प्रश्न लिया एनवायरमेंट का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में यकीन मानो अभी मैं आपसे बोलूंगा कि कुछ लिख दो, आप 2 से 3 पन्ने लिखते चले जाएंगे। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी के बारे में बहुत सारे एक्ट पढ़ रखे होंगे, सीबीडी के बारे में पढ़ रखा होगा, कन्वेंशन पढ़ रखे होंगे, प्रोटोकॉल्स, नेशनल पार्क, प्रोटेक्शन करने के कितने तरीके होते हैं, बायोडायवर्सिटी की हानि के क्या कारण होते हैं, ये हमें क्या फायदा देती, सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा। बट ये तो नहीं लिखना है हमको तो वही लिखना है जो एग्जामिनर ने मेरे से पूछा है, हमको तो वही लिखना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो उस डिमांड तक टू द पॉइंट पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये तुम मांग क्या रहे हो भाई। अगर तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी चाहिए, कोई तुम्हें आके कॉफी दे रहा है, चाय दे रहा है, तो क्या इससे तुम्हारी प्यास है वो बुझ जाएगी? नहीं। तो जो तुम्हारी डिमांड है तुम्हें वही मिलना चाहिए, तभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेम एज इट इज यहां पर भी आपसे 2 से 3 बार मैं इसीलिए पढ़ने को बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो एक्चुअली में है क्या। और जब आपको यह पता चलता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर आप अपने टाइम को, अपनी वर्ड लिमिट को कंट्रोल में रख सकते हैं। अदरवाइज तो आप लिखते ही चले जाएंगे, जो नहीं पूछा गया वो भी लिखते जा रहे हैं। अब आपको याद होगा जब हम लोग सब लोग स्कूल्स क्वालिफाई करके निकले हैं, कॉलेज क्वालिफाई करके निकले हैं, ग्रेजुएशन करा है हम लोगों ने, नहीं करा तो आप कर भी रहे हैं, तो आप फाइनल ईयर में अपने पेपर देते हैं, सेमेस्टर के हिसाब से अपने पेपर देते हैं, तो वहां पर भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो वहां पर जब भी आप आंसर राइट करते हो या अपना पेपर लिखते हो, तो आपने एक चीज तो सबने फील करी होगी कि 3 घंटे का अगर एग्जाम है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप 1 घंटे बहुत सुंदर राइटिंग बनती है, बहुत बढ़िया राइटिंग बनती है। फिर अगला जो 1 घंटा होता है उसमें थोड़ी थोड़ी राइटिंग जो है वो बिखरने लगती है, क्योंकि हाथ में दर्द होने लगता है, हाथ थकने लगते हैं। फिर लास्ट का जो आधा घंटा होता है, फिर आपकी राइटिंग और एक डॉक्टर की राइटिंग में कोई अंतर बचता नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र छूट भी रहा होता है, ये भी लिख दें। और वो वाले पेपर कैसे होते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन पूछा गया, अरे कम से कम कुछ तो लिख के आओगे, 1-2 नंबर तो मिलेगा ही। एक ये टेंडेंसी होती है और सबके साथ हुआ है, सबने ऐसा करा भी होगा, नहीं कुछ लिख देते हैं यार इसमें, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी का पूछा गया है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं आता है, मगर कुछ बायोडायवर्सिटी के बारे में वहां पर लिख आए हैं। बट यहां पे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहां पे तो जो आपने लिखा है
एग्जामिनर नहीं जानता है आपको, तो एग्जामिनर तो वही सच मानेगा जो आप लिख रहे हो। तो आपके बिहाफ पर जो आपका आंसर है वो एग्जामिनर को बता रहा है कि देखो मैं ये जानता हूं बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो हमें टू द पॉइंट आंसर को लिखना होता है, विद इन वर्ड लिमिट लिखना होता है। और वो चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती, एक दिन में नहीं आती है। कि आप सोचो हम आंसर राइटिंग करेंगे प्रीलिम्स के बाद, तो मेरे भाई बहुत कम समय बच जाएगा फिर आपको। तो उतने कम समय में आप, जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है, जो बच्चा, सोचो आपका कंपटीशन पहले आप समझो किसके साथ है। प्रीलिम्स में तो पूरा मास बैठेगा, बहुत बड़ा क्राउड बैठता है। बहुत सारा क्राउड ऐसा भी होगा जो पहली बार केवल पेपर को देखने के लिए बैठ रहा होगा, देखे पेपर आता कैसा है, उस प्रेशर को फील करने के लिए बैठ रहा होगा। बहुत क्राउड ऐसा होगा जो इतना सीरियस नहीं होगा, वो मान लीजिए कि उसका लक्ष्य कुछ और है, ठीक है अभी वो पीसीएस का पेपर दे देता है क्योंकि फॉर्म आया था तो घर वालों ने भरवा दिया, किसी दोस्त ने कह के भरवा दिया कि भाई फॉर्म आया भर दो, साथ में चलेंगे पेपर देने। तो प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान है, बट जब बारी आती है मेंस की, तो मेंस में आप खुद सोचो ना, ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूं, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो आपने कभी सुनी नहीं है। मेंस में जब आप पेपर लिखने बैठते हो तो आपका कंपटीशन सोचो किसके साथ है। जो ऑलरेडी प्रीलिम्स, जैसे आप क्वालिफाई करके आए हो तो आपके बगल वाला भी क्वालिफाई करके आया है, तो नॉलेज तो उसको भी उतनी ही है, मे भी हमसे ज्यादा भी हो सकती है। तो नॉलेज की कोई कमी है नहीं उसके पास, पहला चरण उसने भी क्वालिफाई करा है। आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होंगे। अब वो सेलेक्टेड हैं, वो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, इस वजह से सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं। कोई किसी डीएसपी के पद पर कार्यरत है मगर अब उसका लक्ष्य एसडीएम बनना। कोई ऐसा भी होगा जो पिछले 2 से 3 मेंस लिख चुका होगा, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बट किसी भी क्षण हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जो मे बी इंटरव्यू के बाद दुर्भाग्यवश क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेंस का। तो ये आप जज नहीं कर पाओगे कि जो आपके साथ मेंस दे रहा है वो कितना बड़ा पुरोधा है उस चीज का। तो आपका कंपटीशन मेंस में जो है वो क्रीम के साथ होता है। तो जितना प्रैक्टिस आप मेंस के लिए करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस करो। यकीन मानो जो बता रहा हूं एकदम स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपने अगर इसको फॉलो करा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को फॉलो करो, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कम से कम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के साथ ही शुरुआत करो, आप खुद देखोगे अपना रिजल्ट। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, राइट। तो यह चीज आपको यहां पर करनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन की डिमांड यहां पर जाननी है कि भैया तुम हमसे पूछना क्या चाह रहे हो। चल अब आप देखोगे, मैंने आपको यह चीज बताई कि आपको वर्ड लिमिट के एकदम स्टिक रहना है, टाइम मैनेजमेंट एकदम आपको सटीक करना है। अभी मैं यह भी बताऊंगा आपको कि पर क्वेश्चन में आपको टाइम कितना देना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हमें तो शुरू में ये बताया गया, हमने बहुत सारे YouTube में वीडियोस देखे हैं आंसर राइटिंग के, प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर राइटिंग को लिखने की तरीके क्या होते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आंसर राइटिंग की, टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मैं भी कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं, यही सब कॉमन चीजें हैं, बट इंप्लीमेंटेशन वाली चीज आती है, एग्जीक्यूशन वाली चीज, कि हम कर रहे हैं कि नहीं। वो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो तो करके गया है तो हो गया, अब वो अपने इंटरव्यू में भी यही बताएगा कि उसने कैसे पढ़ाई करी। तो सब में एक कॉमन ट्रेट आपको दिखेगा, बट एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि जो भी आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, जो भी आप यहां पर मैटर लिख रहे हो, वो रेलेवेंट होना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही होना चाहिए। 2 तरीकों होते हैं कि एक तरीका यह है कि आप पॉइंट वाइज अपना आंसर लिख रहे हो, एक तरीका यह है कि आप हेडिंग बना बना के अपना आंसर लिख रहे हो कि जैव विविधता की हानि के कारण निम्नलिखित हैं। तो पहली आपने हेडिंग डाल दी, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, तो इस तरीके से आप हेडिंग डालना है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। एक तरीका यह होता है कि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैटर नहीं करता, आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो। बट जब भी आप हेडिंग डालो ना तो इतना सोच समझ के डालो कि वो एकदम रेलेवेंट होनी चाहिए, जो डिमांड करी गई है वैसी ही हेडिंग आपकी है कि नहीं। कुछ भी इधर उधर की हेडिंग आपने रखी तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा और फिर हमारा इंप्रेशन गलत चला जाता है। हम ऐसा तो नहीं, कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना वहां पे। तो अभी एग्जामिनर क्या सोच रहा है वो आंसर पढ़ते हुए, अरे यार इनको तो ये बताओ, ये हेडिंग इन्होंने लिखी है। अब वो होता ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो अब उसके दिमाग में आ चुका है कि इसने आगे आने वाले आंसर भी ऐसे ही लिखे होंगे।
तो वो अब उसी हिसाब से आपकी कॉपी को डील कर रहा है। तो यहां पर रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है जो एकदम आवश्यक है। इररेलेवेंट अन्यथा कोई चीज यहां पर आपको नहीं लिखनी है। बी कंसाइज मतलब टू द पॉइंट रही है। भैया नहीं है समय मेरे पास, ना ही शब्द सीमा है। हमारे पास एक शब्द सीमा हमको दी गई, उसके अंदर ही हमें सारा खेल करना है। अगर आप शब्द सीमा क्रॉस करते हैं तो यह भी पता लग जाता है। भाई ऐसा नहीं है कि वहां पर आप एग्जामिनर आपका एक एक वर्ड चेक कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि मतलब अगर 150 शब्दों का आंसर लिखना है तो पहला पूरा पेज हो गया और पीछे वाला आधा पेज हो गया, तो लगभग 150 शब्द हो गए। 200 शब्दों का आंसर लिखना हो तो आगे पीछे दोनों पेज हो गए। 250 का लिखना है तो एक पूरा पेज आगे पीछे हो गया, दूसरा आधा पेज हो गया। तो ये उसको पता है यार, वो 15 साल से यही काम कर रहा है। तो जो ये सब प्रोफेसर्स होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, अपने अपने विषय में जिनको महारत हासिल होती है, वो सब ये काम कर रहे हैं। कोई पहली बार तो कॉपी चेक करने वो आया नहीं है। तो यहां पर आपको बी कंसाइज रहना, एकदम टू द पॉइंट रहना है। फिर यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि जैसे आप इन्वायरमेंट, स्पेशली हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आप देखोगे इन्वायरमेंट में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे बात कर ली जाए WWF की, बात कर ली जाए IUCN की, रामसर की, है ना, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं कि भाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट ये निकाली है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इन सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आपका किस चीज में कंसिडर होगा, वो आपका कंसिडर होगा करंट अफेयर्स के पार्ट में। तो जब वो करंट अफेयर्स के पार्ट में आपका कंसिडर हो रहा है, तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका उपयोग आपको 110% करना है, 200% करना है। अगर आप ऐसी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हमारा न्यायपालिका है, या जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, राज्य विधानमंडल है, वो कभी पर्यावरण को लेके कोई नियम निकाल देता है, पर्यावरण को लेके कोई अधिनियम पास हो जाता है, कोई बिल आता है, तो उन सब चीजों को हमको कोट करना है। तो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के हमको अपने आंसर को लिखना होता है। फिर मैं वही बात करूंगा, रेलेवेंट है तो जबरदस्ती का नहीं जोड़ना है कि उन्होंने बोला था कि वो WWF की जो रिपोर्ट है उसको हमें शामिल करना है। अरे भाई, उसका लिंक भी तो होना चाहिए। IUCN ने अपनी रिपोर्ट निकाली है टाइगर को लेके, प्रश्न पूछा गया चीता के ऊपर, तो दोनों अलग अलग चीज हो गई ना। तो रेलेवेंसी होनी चाहिए, एक संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह लिखना बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है, कोई भारत के पर्यावरण मंत्रालय से कोई रिपोर्ट आई है, या विश्व के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोई रिपोर्ट निकाली है, तो उसको आप कोट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिखिए कि IPCC के अकॉर्डिंग ये जो इनकी 6ठी रिपोर्ट आई, 7वीं रिपोर्ट आई, तो उसमें ऐसा कहा गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29 मीटिंग यहां पर हुआ, तो उसमें यह निर्णय लिया गया। तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इन तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं, कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट है, इनको हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर बात आती है कि भैया डायग्राम्स बनाएं कि ना बनाएं। मैं वो सारे आपके प्रश्नों के उत्तर यहां पर दिए दे रहा हूं जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या करें क्या ना करें। तो बात आती है डायग्राम्स की, तो फिर मैं इसको डायग्राम्स को भी इसी पॉइंट से जोड़ूंगा कि भैया अगर रेलेवेंट है तो जरूर बना दो। अब ओजोन क्षरण के ऊपर आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, आ गया कि भाई ओजोन क्षरण क्या होती है बताइए, और इसके कारणों पर विवेचना करिए, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करिए आप। तो अब ओजोन में आपको पता है कि जब आप ओजोन की बात करते हो तो वहां पर कुछ रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से क्लोरीन जो है वो O3 से टकरा के उसको 2 पार्ट में तोड़ रहा है, फिर वहां पर जो ClO बन रहा है वो वापस से टकरा के किस पार्ट में तोड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो ये रिएक्शंस है इनको बड़ा बड़ा करके आप दिखा दीजिए। जब आप वहां पर कोई मान लीजिए पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। तो ऐसे जहां पर डायग्राम आप बना सकते हो वहां पर डायग्राम उसके जरूर बनाने चाहिए। अब किसी स्पीसीज के ऊपर लिखने को आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है आप हाथी और टाइगर, चीता, ये सब तो बनाने नहीं लग जाओगे। मतलब फालतू का डायग्राम हमको ड्रॉ नहीं करना है। जहां पर डायग्राम रेलेवेंट है वो हमें जरूर से जरूर बनाना है। और लास्ट मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स, मेरे भाई करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा टच में रहिए। 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स जरूर से जरूर पढ़ के जाइए मिनिमम। और उस करंट अफेयर्स में जो रेलेवेंट है, उस प्रश्न की क्या डिमांड है, डिमांड को समझ में आ गया, जल्दी से पॉइंट बनाओ रफ में और आंसर लिखना शुरू करो। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आपको, सारे पॉइंट समझ में आ गए।
कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहां पर बात आती है कि ये सब चीजें पढ़ने के बाद, सारी चीजें जानने के बाद मेन मुद्दा क्या है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेन मुद्दा अभी भी क्या है, मेन मुद्दा है एग्जीक्यूशन का। किस तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आप चीजों को क्रियान्वयन उसका आप कैसे करते हो, तो वो बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे कैसे गए जैव विविधता को लेके, बायोडायवर्सिटी को लेके, जरा पढ़ तो एक बार क्वेश्चन की तरफ निगाह तो मार लें कि हम सब पढ़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है साथ में। मगर यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि अभी प्रीलिम्स में आप अक्सर देखोगे लोग क्या कर रहे हैं, केवल एमसीक्यूज लगा रहे हैं, केवल पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत गलत तरीका है। कॉन्सेप्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज लगाना है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई अलग है। आप इस तरीके से कर सकते हो कि केवल, अब ऐसा भी नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ। अरे भाई, क्वेश्चन जब तक लगाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा प्रश्न इसमें पूछा कैसे जाता है। आपने यहां पर वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया है, कार्टेशियन प्रोटोकॉल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मगर ये तो देखो कि प्रश्न पूछा कैसा गया है। तो जब हमें ये पता, और ये पता कैसे चलेगा, प्रश्न लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के, मॉक टेस्ट पेपर लगा के। तो यहां पर प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी होती है। तो कोई भी आप क्वेश्चन बैंक से कुछ भी करके ऐसा करके, जैसे पीवाईक्यूज मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले दिन ही आपको आपके घर पे पीवाईक्यू होनी चाहिए। तो फिर अगर आपको लगता है कि वो आप कंप्लीट हो गई तो कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक, कोई टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको ऐसा करके उसमें करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो अगर मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको बताऊं तो मैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहला तो आपका काम होता है उस एग्जाम को पहचानना, और उस एग्जाम को आप पहचानोगे कैसे, पीवाईक्यू से, सिलेबस से, इन सब चीजों से। और फिर आपका काम होता है क्वेश्चन को जब आप डील करने जा रहे हो, उसको सॉल्व करने जा रहे हो, तो 2 से 3 बारी उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये सब होने के बाद, और डिमांड हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें वहां पर वर्ड लिमिट के अंदर रखना है और यहां पर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। फिर यहां पर हम जो भी कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े कंसाइज होने चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। जितना करंट अफेयर्स में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई रिपोर्ट आती है, वो हमें जरूर 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 कोट करनी चाहिए। डायग्राम जहां पर आवश्यक है बनाइए, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जहां पर नहीं आवश्यक है या आप नहीं बना सकते हो तो मत बनाओ, पॉइंट वाइज लिखो, इतना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो मेन मुद्दे आपको यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इन सब मुद्दों को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कॉपी में लिख भी लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, जब भी हम लोग कोई आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो बड़ा बेसिक सी एक आपको चीज बता रहा हूं, आपने कई बार इस चीज को फॉलो भी करा होगा। यहां पर हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो भी अपना मेंस का आंसर राइट करते हैं उसमें बेसिकली अपने आंसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं ये बेसिक सा है, आपको सबको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको रिवाइज करा देता हूं, उनको जल्दी से बता देता हूं। तो सबसे पहला पार्ट जो यहां पर आता है वो आता है हमारे इंट्रोडक्शन का, हमारे परिचय का। तो परिचय की जब बात करते हैं तो परिचय का मतलब होता है कि अगर मैं एक आंसर आपको लिख के दे रहा हूं, आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही आप जज कर लें कि इस परिचय का प्रश्न क्या रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं आपको एक आंसर लिख के दे रहा हूं, मैं उसका प्रश्न आपको नहीं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, इस आंसर को पढ़ के गेस करना है कि इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड लिख दो कि उससे एग्जामिनर को 2 से 3 लाइन पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर यह कर रहा है। दूसरा, यहां पर मेन होती है आपकी बॉडी, यानी कि जो मुख्य भाग होता है आपके आंसर का। अब यार ऐसी कोई चीज आपको ना हेडिंग डाल के नहीं लिखनी कि आप हेडिंग डाल रहे हो इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल रहे हो बॉडी, कंक्लूजन, नहीं। ये अंडरस्टूड होता है कि पहले 2 से 3 लाइन आपके परिचय में होती है, क्वेश्चन में आप क्या लिखने जा रहे हो। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप जब आंसर राइट करते हो तो इतना समझ में आता है अब ये मुख्य भाग आंसर का स्टार्ट हो रहा है, मेन मटेरियल यहीं पर आना है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया ये क्या लिखा हुआ है, मेन पार्ट ऑफ द आंसर एंड एड्रेस द क्वेश्चन एक्चुअल डिमांड, यहीं पर उसकी सारी डिमांड आप पूरी करेंगे। उसको जो चाहिए वो सब आपको इसी मेन बॉडी के अंदर देना है।
अब यहां पर ही आपके आएंगे डायग्राम्स, यहां पर ही आपके आएंगे, आप चाहे हेडिंग्स की बात करो या आप बात करो आपको पॉइंट्स में लिखना है, नंबर डाल के लिखना है, ये इट्स अप टू यू कंप्लीटली, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको पता है आप टू द पॉइंट आंसर छीन लोगे एग्जामिनर से। फिर यहां पर आता है कंक्लूजन। हमेशा एक चीज हमको बताई गई है, कंक्लूजन को हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखना है, बिल्कुल सही बात है। तो निष्कर्ष हमेशा आपको कैसा रखना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, कुछ आशा की किरण दिखाते हुए लिखना है उसमें कि भाई अगर कोई प्रश्न ऐसा आया है कि जो जंगलों में आग लग रही है ना, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, इसके क्या कारण है, तो 2 से 3 लाइन लास्ट के जो निष्कर्ष में आप लिखते हो तो उसमें आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखोगे कि हमें ऐसा काम करना चाहिए सबको मिलकर इस तरीके से, तो जंगलों को हम बचा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने आंसर को आप यहां पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे, राइट। तो ये 3 चीजों में मतलब अपना पूरा जो आपका आंसर है वो बेसिकली उसका जो कैटेगराइजेशन होता है वो 3 पार्ट में आप यहां पर कर सकते हो। अब आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, उत्तर भी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके सामने इस प्रश्न का जो पहला पेज होता है ना प्रश्न पत्र का, मेंस का, तो उसके पहले पेज का फोटो ही खींच के लग दिया ताकि आप एक एक चीज पढ़ लो कि यहां पर ध्यान से स्पष्ट, क्लियर कट टू द पॉइंट यहां पर क्या लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे तो 3 घंटे का आपका ये एग्जाम है और यहां पर आप देखोगे 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। अब स्टेट टू स्टेट ये चीज वेरी भी कर सकती है, बट ओवरऑल मैं इसको मानक मान के चल रहा हूं कि तभी तो आपको समझ में आएगा ना किस तरीके से। अब आपके स्टेट में मान लीजिए एक पेपर 300 का होता है तो आप उसको भी इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे तो 19-20 का अंतर आएगा। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि इस पूरे प्रश्न पत्र में टोटल 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और इन 20 क्वेश्चन को उसने 2 खंडों में बांट रखा है। एक सेक्शन ए की बात करता है और एक सेक्शन बी की बात कर रहा है। यानी कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, खंड आ की और खंड बा की। सेक्शन ए की बात करते हैं तो उसमें यहां पर 10 प्रश्न है और बी की बात करेंगे तो उसमें भी यहां पर 10 प्रश्न है। तो अब तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए 10 प्रश्न इसके हो गए, 10 प्रश्न इसके हो गए, तो टोटल प्रश्न कितने आ रहे हैं, टोटल प्रश्न यहां पर आ रहे हैं 20 और 20 प्रश्नों को तुम्हें कितने घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटों में। तो अब हिसाब लगाओ यहां पर कि 20 प्रश्नों को आप 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में सॉल्व करना है। तो अगर एक प्रश्न की बात करेंगे तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपके सामने आ रहा है 9 मिनट, यानी कि 1 आंसर लिखने में आपको कितना समय खर्च करना है एग्जामिनेशन हॉल में, 9 मिनट। ये मैक्सिमम समय है मेरे भाई। अगर ये 9 का 10 हुआ तो पीछे वाले प्रश्न का समय कट रहा है, 9 का 11 हुआ तो 1 मिनट और कट गया, 9 का 12 हुआ तो और कट गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भैया एक प्रश्न 9 मिनट के अंदर हमको करना ही करना है। अब यहां पर बात आती है कि जैसे आप देखोगे 10 प्रश्न यहां पर दीर्घ उत्तरीय हैं, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, यानी कि अब शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है। तो जाहिर सी बात है जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे उसके नंबर भी कम होंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे उसके नंबर ज्यादा होंगे, उसकी वर्ड लिमिट भी ज्यादा होगी। शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब क्या है, यहां पे शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय लिखना है आपको आंसर, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि भाई आंसर कितना बड़ा है, कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो वर्ड लिमिट हर क्वेश्चन के आगे आपको स्पष्ट रूप से लिखी होगी। तो जैसे अगर आप बात कर रहे हो यहां पर ना कि जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उसकी वर्ड लिमिट कितनी हो रही है, 125 वर्ड्स में, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसकी वर्ड लिमिट कितनी हो रही है, 200 शब्दों में। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखो। तो यहां पर एक प्रश्न तुम्हें इतने में करना है, एक प्रश्न तुम्हें इतने में करना है, और हर प्रश्न को तुमने 9 मिनट दे रखा है। तो अब यहां पर तुम अपनी रीजनिंग लगाओगे, सीसैट वाली बुद्धि लगाओगे, और अब तुम ये सोचोगे कि भाई जो 125 शब्दों वाला प्रश्न है उसको क्या हम 7 से 8 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो बचा हुआ समय है ना वो आप इसमें दे सकते हो, यानी इसको तो आप 9 मिनट पूरे दो, मगर यहां पर जो समय है उसको 1 मिनट 2 मिनट कम कर सकते हो। क्या, क्योंकि 125 वर्ड और वहां पे 200 शब्द आपको लिखने हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आप मैनेज करोगे। ओवरऑल ये मान के चलिए कि आप एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 9 मिनट का समय है, ठीक है। अब जरा इस 9 मिनट को जरा ध्यान से देखो। 9 मिनट के अंदर आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड भी करना है, उसकी डिमांड को समझना भी है,
इसी टाइम इंटरवल में सारा काम तुमको करना है। 9 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन एक बार तुमने पढ़ा, हाँ 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 अच्छा ये पूछ रहा है, फिर दूसरी बार रीड कर लो रीड। नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश वाला खंड देख लो। इंग्लिश वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, कुछ शब्द लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में झांक लो। दोनों प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में तुम्हारे सामने है, तो क्यों शर्मा रहे हो? देख लो बगल में झांक के जरा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ओ ये पूछना चाह रहा है, अब जाके फूटा है ये। तो अब उसी में जब तुमने उसकी डिमांड को समझ लिया, क्वेश्चन कि तुमसे डिमांड क्या कर रहा है, फिर तुम्हें रफ में क्या काम करना है, उसके सारे पॉइंट्स बना लेने हैं कि यार हमें ना आने वाले आंसर्स में ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तुमने जल्दी से रफ में पॉइंट्स बना लिए। अब जब पॉइंट बना लिए, फिर तुम लिखना यहां पर एक्चुअली में जो राइट आंसर राइटिंग वो आप स्टार्ट कर रहे हो। तो आप सोचो, इसमें भी तो आपका समय जा रहा है, तो इसमें भी आप देखोगे तो 2 से 3 मिनट आराम से आपके खर्च होंगे। तो अगर 3 मिनट भी खर्च हो गए तो अब आपके पास टोटल बचे हैं कितने? 6 मिनट। 6 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, आपको मेन बॉडी भी लिखनी है और निष्कर्ष भी लिखना है। तो आपको लग रहा होगा यार तो डरा दिया इन्होंने, तो ऐसा तो कोई लिख ही नहीं पाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी सुनो ना। मेरा काम ये नहीं है कि तुम्हें रियलिटी चेक दे दूं और फिर किनारे हो जाऊं, अब देख लो भैया अपने हिसाब से समझ लो, नहीं, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन भी दूंगा, तुम्हारे पास भी इसका सॉल्यूशन होगा, तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहां तक है? इस 9 मिनट तक। 9 मिनट में आंसर लिखना सीख गए आप तो मतलब फिर मेंस में अच्छे खासे महारत आपने हासिल कर ली। तो जरा देखते हैं कि यहां पर जब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में 9 मिनट कैसे पहुंचाएंगे। तो पहुंचाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, ध्यान देना जरा। इस 9 मिनट की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो आप पहली बार जब आंसर लिखने बैठोगे तो यकीन मानो, पहली बार में जब भी कोई आंसर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में हमसे वो सारा आंसर लिख जाएगा 9 मिनट के अंदर, नहीं, हमें धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचना होता है। तो उसकी जो एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली उसमें आपको क्या करना होता है, अब आपको पता है ये 9 मिनट हैं आपके पास, राइट। 9 मिनट तक अचानक से आप एक दिन में नहीं पहुंच सकते हो, यकीन मानो। अभी मैं आपको यही प्रश्न जो मैं लाया हूं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यही मैं आपको लिखने को दे दूं तो आपने, और ये प्रैक्टिकली सबके साथ हुआ होगा, ये जब भी एक क्वेश्चन पहली बार आप क्वेश्चन लिखने जाओगे ना, आप देखोगे आपका 20 मिनट लग रहा है, कुछ को 25 भी लगेगा, कुछ को 30 मिनट भी लगेगा। तुम कहोगे रे 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 रे, सारी मोटिवेशन की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, अरे अब कैसे होगा, अब तो ना हो पाएगा। 20 मिनट में हम आंसर लिख रहे हैं, यहां पे आप कह रहे थे 9 मिनट में, तो 9 दूनी 18, 2 क्वेश्चन का समय हमने एक क्वेश्चन में दे दिया। सही बात है, बट ये प्रैक्टिस तुम्हें छोड़नी नहीं है, तुम्हें यहां डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम टू द पॉइंट पहली बार में ही आंसर लिखने लगा हो ना, 20 मिनट सही, 15 मिनट सही। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि भाई आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो अच्छी बात है, घड़ी होगी हाथ वाली, अलार्म घड़ी होगी, कोई बहुत सस्ती सस्ती घड़ियां आती हैं, 100-150 रुपए की एक अलार्म घड़ी आती है, उसको रख लीजिए अपने कमरे में। कमरे में टाइम सेट करो यही 20 मिनट, मैं कह रहा हूं यही टाइम सेट कर लो और आंसर लिखने की शुरुआत करो उसमें। आप देखोगे धीरे धीरे, आप जैसे 20 मिनट आप लिख रहे हो, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस 20 मिनट में जरा 10 आंसर लिखो। मतलब 10 आंसर 20 मिनट में नहीं लिखने, मतलब 20-20 मिनट में जो आप लिख रहे हो 10 आंसर की प्रैक्टिस कर लो। 10 दिन में कर लो, 5 दिन में कर लो, एक दिन में अगर 2 आंसर लिखते हो बहुत अच्छी बात है। 20-20 मिनट तो आप आंसर में खर्च कर रहे हो ना। तो सोच के देखो, जब आप 20 मिनट मतलब 10 आंसर लिख चुके हो और सारे आपने 20-20 मिनट में लिखे हैं, तो आप देखोगे जब आप 11वां आंसर लिखोगे तो उसमें ये 20 मिनट का ना आपको 17 मिनट दिख रहा होगा, आपको 18 मिनट दिख रहा होगा, यकीनन दिख रहा होगा 10 क्वेश्चन के बाद। नहीं दिख रहा है 2 क्वेश्चन और लगा लो, नहीं दिख रहा है फिर 2 क्वेश्चन और लगा लो। तो एक मोमेंट आएगा कि आपका टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। फिर आप यहां पर देखोगे कि 17-18 मिनट से आप 15 मिनट की तरफ आ जाओगे। 15 मिनट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। फिर उसके लिए भी आपने 10-12 क्वेश्चन लिख रखे होंगे, 15 क्वेश्चन लिख रखे होंगे। फिर धीरे धीरे आप देखोगे यही टाइम कम होते होते आपका 12 मिनट पहुंचेगा।
12 से 10 आएगा। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते आप ओवरऑल 50-60 आंसर तो लिख ही चुके हो। फायदा देखो क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है बॉस। जो पॉइंट्स बनाने वाली बात है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे मेन बॉडी लिखें, कैसे आप अपना निष्कर्ष लिखें, 60 आंसर लिख चुके हो आप लगभग। तो इतने आंसर में भले ही, और देखो दोनों तरफ से तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तुम्हारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंप्रूव हो रही है, लेखन क्षमता तुम्हारी बढ़ रही है, दूसरा तुम्हारा टाइम भी इंप्रूव हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हमको करना है ना सारी चीजें। और फिर और 10 आंसर आप लिखते हो तो आप देखोगे ये टाइम आपका, जो आपका पाने वाला लक्ष्य है 9 से 10 मिनट में, वो होने लगेगा। मगर ये जब आप स्टार्ट करोगे ऐसे, यार सिंपल सी बात है, आप जिम ज्वाइन करा होगा आपने, कभी लाइफ में कभी जिम गए होंगे, या स्पोर्ट्स खेला होगा, सवेरे रनिंग करने गए होंगे घर से। तो ऐसा तो नहीं होता है कि पहले दिन हम रनिंग करने गए और 10 किलोमीटर भाग लिए, उसके बाद तो हालत खराब हो जाएगी। तो पहली दिन जिम गए और 50-50 केजी का वेट उठा के डंबल करने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो 5-5 केजी से करेंगे, 5-5 किलो उठाएंगे। जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आधे किलोमीटर में सांस फूलने लग जाएगी, 800 मीटर चलेगा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर चलेगा। फिर धीरे धीरे जब आपकी हैबिट में वो चीज आने लगेगी तो आपकी बॉडी उतना वेट उठाने के लिए अपने आप को क्या कर रही है, अपना स्टैमिना को डेवलप कर रही है। उतनी रनिंग, अब आपके पैर उतना दौड़ लेते हैं, आपको कोई थकान नहीं होती। 10 दिन अगर आप 1-1 किलोमीटर दौड़ते हैं, और फिर उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आप 1.5 किलोमीटर चले गए 11वें दिन, फिर और 10 दिन आप 1.5 किलोमीटर चले, तो 21वें दिन आप तो 2 किलोमीटर चले गए। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, स्टैमिना डेवलप हो रहा है। सेम एज इट इज, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो टाइमिंग हम बीट कर पा रहे हैं, हम उस टाइम तक पहुंच पा रहे हैं। और पहुंचना कहां तक है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है 9 मिनट का। देर लगेगी बट ये समय आ जाएगा, यकीन मानो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि तभी इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, राइट। यहां तक पॉइंट आप एकदम क्लियर है आपको। चलो वापस से जरा अपने प्रश्न पर पहुंचे। तो यहां पर आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये 3 घंटे में हमको 9 मिनट मिल रहे हैं एक क्वेश्चन करने के। तो और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, और हमें 20 के 20 मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं करना। ये अपने मन में सोच लो, यहां कहीं नहीं लिखा है मगर ये सोच लो कि अनिवार्य है, सारे प्रश्न आपको करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये पूरा आइडिया आप समझ गए होंगे अच्छे से, सारे पॉइंट्स आप अच्छे से क्लियर कट बना लिए होंगे। कुछ कुछ पॉइंट आपने लिख भी लिए होंगे, जैसे कि अगर यहां पे कौन से पॉइंट आपको याद रखने तो वो याद रखिएगा। पहली चीज तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस PYQs पते होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको फर्स्ट डे से ही अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यहां पर हमारे सामने 2 प्रॉब्लम आने वाली हैं, वो है वर्ड लिमिट की और टाइम लिमिट की। तो हमें क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना है। जब हम रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से तो हम क्वेश्चन की डिमांड समझ पाते हैं, यानी कि मांग, और मांग के अनुरूप ही हमको रेलेवेंट पॉइंट वहां पर लिखने होते हैं। जो हमारे आंसर में जरूरत है वही सारी चीजें हमको वहां पर लिखनी है, और इधर उधर अपने आंसर को भटकाना नहीं है अननेसेसरी, ठीक है। फिर यहां पर हमें जहां पर जरूरत है वहां पर हम डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर हम रिपोर्ट्स यानी कि करंट अफेयर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी मन में तनिक सी भी शंका रह जाए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, ठीक है, शंका का समाधान हो जाएगा। अब अपने लेक्चर को मेन स्ट्रीम लेक्चर पर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप देखोगे कि 2019 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले प्रश्न को वही प्रॉब्लम, पहले प्रश्न को पढ़ना है हमको। प्रश्न को जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है। अभी तक तो मैंने तुम्हें थ्योरी में ये सब बता दिया, डिमांड तुम पहचानोगे कैसे। अब जरा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ना, तभी तो समझ में आएगा कि यार कैसे पहचानना होता है। तो जरा देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, लिखा क्या हुआ है, डिफाइन बायोडायवर्सिटी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप। बस यहीं पर रुक जाना है। तो इसके ऊपर नंबरिंग कर देनी है। फर्स्ट पार्ट ये है,
डिफाइन बायोडायवर्सिटी फुल स्टॉप। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है कि भैया केवल जैव विविधता को परिभाषित कीजिए पूर्ण विराम। तो पहला पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है वाई आर ट्रॉपिकल कंट्रीज रिच इन बायोडायवर्सिटी क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। सेकेंड पार्ट, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध यानी उष्ण जलवायु जो देश होते हैं वहां पर जैव विविधता समृद्ध क्यों होती है, इतनी ज्यादा क्यों होती है, समझाइए। तो इसका मतलब कि सेकेंड पार्ट क्या हो गया ये। तो यहां पर दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहली पार्ट में आपको बताना है कि भाई जैव विविधता कहते किसको हैं, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि जो भी हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं उसमें इतनी बायोडायवर्सिटी रिच कैसे होती है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से जरा। यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था, प्रश्न को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, दोनों प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से आपको दूंगा, दिखाऊंगा भी, आपको रेफरेंस भी दूंगा कहां से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अभी हम लोग समझते हैं जरा इन सब चीजों को। बायोडायवर्सिटी के बारे में वहां पर आपसे पूछ रहा है कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इसको परिभाषित करिए। तो पहला पार्ट हम लोग जरा इसको अच्छे से समझते हैं। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा अगर इसमें से कोई स्टेटमेंट आया, और मेंस में तो बहुत अच्छे से आपके काम आ जाएगा। ठीक है, चलो बायोडायवर्सिटी की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी मीडियम, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हिंदी में लिखूंगा यहां पर। जैव विविधता कहते हैं। जरा इस जैव विविधता को मेरे भाई जरा दो पार्ट में तोड़ो। तो पहला पार्ट बायो हो गया, दूसरा पार्ट डायवर्सिटी हो गया। तो बायो का मतलब ही हो जाता है जैव की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर लाइफ है, जीवित तो वही है ना। बायो का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर लाइफ है। और यहां पर विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि यहां पर एकदम लेमैन लैंग्वेज में लिखें तो अलग अलग प्रकार, यानी कि डिफरेंट टाइप की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई सबको? एकदम आराम से लेके चलूंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। मेरा टारगेट है कि तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इस क्वेश्चन का आंसर तुम धारा प्रवाह बोलने लग जाओ, इसमें निबंध लिख दो। इतनी चीज नोट करेंगे जल्दी से, इतनी चीज नोट करिए जल्दी से। अब देखो यहां पर आपसे पूछ क्या रहा था कि भैया जैव और अलग अलग प्रकार, उनके टाइप्स। तो जैव का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम बात किसकी कर सकते हैं, प्लांट्स की। यहां पर हम बात किसकी कर सकते हैं, एनिमल्स की, इनके अंदर भी तो जान है ना। यहां पर हम बात किसकी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि सूक्ष्म जीवों की। तो इन सबका, इनके कितने डिफरेंट टाइप हैं, इसको बोलते हैं जैव विविधता। और एक स्टेप अंदर चलते हैं इसके। यहां पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो अभी आप देखोगे क्या, जैसे आम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंगो की। तो जब हम लोग मैंगो की बात करते हैं तो हमको यह चीज पता है कि आम की भी कई सारी वैरायटीज आती हैं, है ना। तो वो जो आम की वैरायटी है ना, तो इसी को बोलते हैं वैरायटी। तो कितना विविधता है जैव में, कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के यहां पर जानवर देखने को मिलते हैं। अलग, अब पक्षी भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जलीय जानवर और स्थलीय जानवर दोनों। एक्वेटिक एनिमल्स या मरीन एनिमल्स की बात करें या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, दोनों। और दोनों ही प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स तो हमारे ओशियन में भी हैं, प्लांट्स हमारे सी में भी हैं, रिवर्स में भी हैं। तो वाटर बॉडी के अंदर यानी एक्वेटिक वेजिटेशन की बात कर रहे हैं या फिर टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें। तो उन दोनों में कितना डिफरेंसेस हैं, कितने अलग प्रकार की प्रजातियां धरती पर मौजूद हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है सबको? अब देखो, हमेशा तुम लोग एक प्रश्न पूछते हो ना कि भाई जब भी हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के केस में कौन सी एनसीईआरटी हमको यहां पर फॉलो करनी चाहिए।
आज इस प्रश्न का उत्तर आपको दे देता हूं। आप हमेशा ऐसा पूछते रहते हैं कि भाई इसके लिए कौन सी एनसीईआरटी जरूरी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, क्लास 12th में इसकी एक एनसीईआरटी आती है बायोलॉजी की, हिंदी में इसको जीव विज्ञान की एनसीईआरटी है क्लास 12th की। इसके अंदर जब आप जाओगे तो लास्ट के 11, 12 और 13 ये चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हमने प्रश्न लिया है बेसिकली वो है चैप्टर 13 का। तो चैप्टर 13 किसके बारे में बात कर रहा है? बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो क्यों ना एनसीईआरटी से जरा डेटा निकालने की कोशिश करें, आपको पता भी लग जाएगा कि एनसीईआरटी आसान है कि कठिन है। चलो इनोवेटिव तरीके से थोड़ा पढ़ाई करते हैं। वो क्या मतलब है कि यहां पे पॉइंट बना के मैं लाऊं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आपको सुन लो। कम से कम किताब के अंदर जाके देखते तो हैं एनसीईआरटी में लिखा क्या है। चलो देखो ध्यान से। तो यहां पर ना जब हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के बारे में, तो यहां पर आप देखोगे चैप्टर 13 मैंने आपको बताया है यहां पर क्या क्या साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि यहां पर बायोडायवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ये, और ये है आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, राइट। ऐसा ही आपको सेम एज इट इज हूबहू कहां पर देखने को मिलेगा? इंग्लिश में। तो ये तो आप जीव विज्ञान की जब किताब डाउनलोड करेंगे तब, और ये आपको कहां मिलेगा? जब आप चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक डाउनलोड करोगे। तो साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहां तक चीजें समझ में आ गई? चलो जरा देखते हैं पहले खंड को। तो मैंने आपका संधि विच्छेद करके बताया, तो आप भी वहां पर ऐसे ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। एडवर्ड विल्सन का नाम आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे, इसको नोट करेंगे। एडवर्ड विल्सन, ठीक है। जब भी हम लोग एडवर्ड विल्सन का नाम लेते हैं तो जैव विविधता का नाम आता है। तो जैव विविधता जो है वो उनका संबंध किससे है? एडवर्ड विल्सन से। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितने आसान तरीके से एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखना किस तरीके से इन्होंने आंसर को लिखा हुआ है। यहां पर इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि कहीं दूर आकाश गंगा से, कहीं दूर किसी गैलेक्सी से कोई एलियन जो है वो क्या है हमारे ग्रह पृथ्वी पर आया, ठीक है। ध्यान से सुनो, कितनी अच्छी लैंग्वेज में और कितने साधारण शब्दों में हम लोग इसको ये समझाने, ये एनसीईआरटी हमको समझाती है। और हम क्या है कि अंडररेटेड इसको करार देते हैं कि भाई हम रेफरेंस बुक्स लाएंगे एनवायरनमेंट की, उससे पढ़ेंगे। उससे भी पढ़ो आप, मगर एक बार जरा एनसीईआरटी से पढ़ लो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर कराएगी। तो यहां पर बोल रहे हैं कि किसी दूर आकाश गंगा से कोई एलियन पृथ्वी पर आता है। अब एलियन है, किसी दूसरी गैलेक्सी से अर्थ पर आया हुआ है, तो सबसे पहले ना उसको कौन सी बात अचंभित करेगी, मतलब वो सरप्राइज कैसे हो जाएगा, क्या उसे अजीब लगेगा? उसे लगेगा कि हमारे यहाँ इतनी विशाल विविधता है। मानव के लिए यहां पर आप देखोगे उनके साथ ही मानव भी उन सारी विविधता के साथ ही रह रहा है। हम चीता से अलग तो नहीं रह रहे हैं, चीता भी इसी धरती पर है, हम भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक आंकड़ा दे रखा है एनसीईआरटी में कि अगर अर्थ की बात करें तो अगर केवल चींटियों की बात कर रहे हैं यानी कि एंट्स की बात कर रहे हैं तो 20,000 से ज्यादा टाइप की, ये पॉपुलेशन नहीं है मेरे भाई। यहां पर इसको आप इस तरीके से समझो कि एंट की बात हो रही है तो एक एक्स टाइप की एंट, एक वाई टाइप की, एक यहां पर जेड टाइप की, एक ए टाइप की। इसके हो सकता है 2 आंखें हो, इसकी 1 आंख हो, इसकी 3 आंख हो, इसके 10 पैर हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक डिफरेंस है तो वो बायोडायवर्सिटी में कैलकुलेट होगा। तो यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो टाइप आप देख रहे हो ना, ये है यहां पर कितना 20,000 टाइप की चींटियां पाई जाती हैं अर्थ पर। और यहां पर आप देखोगे 3 लाख बीटल, काऊ डंग पर आपने देखा होगा ना, गाय के गोबर पे जो बीटल होता है। 28,000 फिश की प्रजातियां हैं, 28,000 टाइप की फिश पृथ्वी पर पाई जाती हैं।
और 20,000 से अधिक जो ऑरिकड होते हैं या अधिपादप जिनको बोलते हैं उनको। तो यहां पर ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी दिमाग को खोलना चाह रही है कि इतनी जैव विविधता, तो इमेजिन करके देखो कि कितना जैव विविधता यहां पर है, राइट। ठीक है। अब यही चीज आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो इंग्लिश में भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। लिख रहे हैं कि इफ एन, यहां पर एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट अवर प्लैनेट, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यहां पर शॉक्ड हो जाएगा। वो भी कैसा हो जाएगा, वुड अमेज, और वो देखेगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी एक साथ रह रही है और ह्यूमंस भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं। फिर वही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा। जब हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको क्या समझना होगा कि बायोडायवर्सिटी में भी इसके अगर टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला टाइप क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की हिंदी क्या होती है, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता। तो आनुवांशिक का मतलब तो बहुत सरल है, इसकी हेडिंग पढ़ते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। भाई जैसे हम लोग आम की बात करते हैं, ठीक है, तो या फिर आप किसी और फ्रूट की बात कर लो, किसी और खेती की बात कर लो, एग्रीकल्चर क्रॉप की बात कर लें, तो वहां पर आपको कितनी वैरायटी देखने को मिलेंगी। चावल की कितनी वैरायटी आती हैं, तो हर वैरायटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यहां पर ये बात कर रहे हैं कि जेनेटिक लेवल पर, यानी कि डीएनए लेवल पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में जो जीन है वो अब ह्यूमन में हर सबके अंदर यूनिक जीन होता है, तो वो मेरी आंखों का कलर, मेरे बालों का कलर, मेरी स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में स्टोर्ड है। तो यहां पर जब डीएनए दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता, तो लो डाइवर्सिटी दिख गई तुमको डाइवर्सिटी दिख गई। अब अगर टाइगर की बात करें तो आपको पता है कि एक वाइट टाइगर भी आता है, एक ब्लैक टाइगर भी आता है। तो जब हम लोग टाइगर में व्हाइट और ब्लैक की बात करते हैं तो वो कैसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो आनुवांशिक विविधता की बात कर रहे हैं। आनुवांशिक विविधता, राइट। अब आप देखोगे कि यहां पर ना 1000 टाइप के तो केवल मैंगो पाए जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है, 1000 प्रकार के आम। इस टाइम पे ये सब आर्टिकल्स पढ़ो तो मतलब कंट्रोल नहीं होता है ना चाहते हुए मुंह में पानी आ ही जाता है। तो 1000 टाइप के तो आपको केवल आम देखने को मिलेंगे। और सबसे भयानक यहां पर देखो, 50,000 टाइप के यहां पर जेनेटिकली जो डिफरेंट है राइस, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सब किस लेवल पर हो रहा है, जीन के लेवल पर। जो डीएनए है वो परिवर्तित हो गया है, तो इस वजह से ये हमको जैव विविधता देखने को मिलती है। दूसरी जैव विविधता आप देखोगे स्पीसीज डाइवर्सिटी में होती है। स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। पहले वाले में तो एक ही स्पीसीज के अंदर 2 इंडिविजुअल जो होंगे उनका डीएनए एक नहीं होगा। तो यहां पर तो पूरी पूरी स्पीसीज जो है वो बदल जा रही है। तो अभी कहीं पर हॉर्सेस देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं पर कैट देखने को मिल रही है। तो जानवरों के भी अलग अलग टाइप हैं, प्लांट्स के भी अलग अलग टाइप हैं। तो जब यहां पर इस तरीके से स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे से डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि पारिस्थितिक जैव विविधता। तो जब हम लोग इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर भारत की ये केवल उदाहरण ले रहे हैं, तो भारत में डेजर्ट भी मिलता है देखने को, है ना, मरुस्थल भी देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो वहां पर रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन देखने को मिलते हैं। फिर यहां पर मैंग्रोव्स देखने को मिल रहे हैं, कोरल रीफ देखने को मिल रही हैं, वेटलैंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में देखोगे इनका क्लाइमेट सब अलग होता है यार। इनका अगर कोई व्यक्ति डेजर्ट में रहना चाहता है तो वहां के क्लाइमेट को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा तो रह लेगा। अगर कोई फसल कम पानी में उग सकती है
और ज़्यादा धूप में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम इन्हीं को क्या बोल देते हैं कि भाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये। तो ग्रासलैंड की डाइवर्सिटी अलग है, वेटलैंड आर्द्र भूमियां उसमें अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग प्रकार के पादप हैं। मैंग्रोव जो है वो अपने आप में एक अलग प्रकार का वर्षावन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, पारिस्थितिकी जैव विविधता की बात करते हैं, तो इसमें बात कर रहे हैं कि यहां पर जो स्पीसीज हैं, है ना, वो जहां पर रहती हैं उनको जो पर्यावरण मिला हुआ है वो एकदम अलग पर्यावरण होगा, तो वहां पर एकदम अलग स्पीसीज पाई जाएंगी। आपको अगर पोलर बियर के दर्शन करने होंगे तो वो आपको यूपी बिहार में तो मिलेगा नहीं, इतनी भयानक गर्मी पड़ती है। वो उसके देखने के लिए आपको आर्कटिक रीजन में जाना पड़ेगा, साइबेरिया जाना पड़ेगा, वहां आपको दिखेंगे पोलर बियर। समझ पा रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो नोट कर लें, ये 3 हेडिंग डाल लें। ये एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है सबसे बेस्ट और सॉलिड कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपने बायोडाइवर्सिटी के टाइप आपने देख लिए, सेम एज इट इज। जरा हिंदी मीडियम को भी दर्शन करा दिए। यहां पर आप देखोगे तो जैव विविधता की जब बात करी जा रही थी तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि 20,000 चींटियां हैं, 3,000 बीटल हैं, है ना। अब जैव विविधता की जब बात करते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हो कि जैव विविधता शब्द, यहां ध्यान से देखिएगा, जैव विविधता शब्द जो है वो जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा ये दिया गया है। और अगर इनके प्रकारों की बात करें, सबसे पहला है अनुवांशिक विविधता, यानी कि अनुवांशिक स्तर पर जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहां पर बात कर रहे हैं जाति स्पीसीज की, यानी कि कितनी विभिन्न विभिन्न जातियां हैं, टाइगर की कितनी सारी जातियां हैं। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल यहां बात करते हैं तो वर्षा वन हमारे अलग है, रेगिस्तान अलग है, वहां पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कैक्टस वहां पर आपको देखने को मिलेगा, केरला में तो मिलेगा नहीं आपको देखने में, भयंकर बारिश हो रही है वहां पे। तो यहां पर पूरा पूरा बायोम ही चेंज हो जाता है। जब हम लोग इकोलॉजिकल विविधता की बात करते हैं तो वहां पर पूरे बायोम चेंज हो जा रहे हैं, पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर के बाद इसको आप पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो अब यहां पर ये सब चीजें, जैव विविधता का मायने तो आप लिख लोगे ना, कितने प्रकार की होती, केवल हेडिंग डाल के या कॉमा करके लिख देना, क्योंकि इंट्रोडक्शन है वो आपका, कि जैव विविधता से आपसे पूछा गया क्या होती है। तो यहां पर जैव विविधता का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम बायोटिक फैक्टर्स को, जैविक कारकों को 3 भाग में डिवाइड कर दें, एक तो हमारे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे हमारे जो बात करते हैं ह्यूमंस, है ना, मानव, तीसरा हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, पादपों की, चौथा हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, जानवरों की। तो इन सब में बहुत टाइप की चीजें पाई जाती हैं, तो इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब उसके 3 प्रकार आप हेडिंग वाइज आप समझा देंगे। अब जैसे यहां पर देखो पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां, कितनी स्पीसीज हैं, तो ये तो आप देखोगे पुरानी एनसीईआरटी है, तो यहां पर ना बहुत पुराने पुराने आंकड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। अब जरा एक लाइन पढ़ो, तुम्हें मैं दिखाता हूं कि पीसीएस में, अब मैं क्लेम नहीं करूंगा वरना तुम्हें बोलेगा बताओ ये भी बोलने लग गए कि भाई यहां से देखो प्रश्न आया है, मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न आया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस तुम्हारा ध्यान यहां पर आकर्षित ये कराना चाहता हूं कि तुम्हें अगर याद होगा कि ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया था इसका दूसरा पार्ट क्या था, इसका सेकेंड पार्ट क्या था। इसका सेकेंड पार्ट था कि उष्णकटिबंधीय जगह पर, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन की जब बात करोगे वहां पर बायोडाइवर्सिटी इतनी मैक्सिमम क्यों है, क्यों क्यों क्यों। तो यहां पर देखो एक लाइन में वही लाइन लिखी हुई है। अगर ये मेंस में प्रश्न आया तब तो इसमें तो उत्तर लिखेंगे, ये भी हम देखेंगे। सोचो यही प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स में होता और एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि उष्णकटिबंध में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो यहां पर आप देखोगे लिखा क्या हुआ है कि अगर हम बात करें उष्णकटिबंध की यानी ट्रॉपिकल देशों की अपेक्षा, है ना, यहां पर आप देखेंगे क्या पूर्ण है। यहां पर बात करते हैं कि जो जैव विविधता है वो अधिक मात्रा में है। ठीक है, यहां पे वो लाइन है, उष्णकटिबंध की बहुत सी जातियों की खोज शेष है, मगर जो शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन है वहां पर हम ये पूर्ण कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत लिमिटेड है। 4 प्रकार के आपने जानवर देख लिए, पोलर बियर देख लिया, सील देख ली,
बस हमें पता चल गया यही विविधता है। यहां पर 4 प्रकार के जानवर हैं, 4 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आपने वहां की बायोडायवर्सिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है, खोज लिया है, पूर्ण कर लिया है। बट यहां पर जब उष्णकटिबंध की बात आती है तो बहुत सी जातियों की अभी खोज जो है वो क्या है, वो बची है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में प्रजातियां पाई जा रही हैं, हम क्या पता करें। अभी देखो करंट अफेयर्स में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां मिली हैं केरला के अंदर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, राइट। हाँ जी, तो अब इंग्लिश मीडियम ध्यान दें जरा। तो ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, बहुत अच्छी लाइन है। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो वो अभी उसकी खोज होना बची है। अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये, राइट। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब तो अभी जब हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको बताऊंगा। ये बेसिकली कुछ नहीं दे रखा है, एक ये डायग्राम में केवल ये चीजें बताई गई हैं, ये डायग्राम में केवल ये चीजें बताई गई हैं कि यहां पर आप ये कैसे बताओगे कि यहां पर इन्वर्टब्रेट्स की प्लांट्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो आप इस तरीके से देख रहे हो अर्थवॉर्म वगैरह जो होते हैं, है ना, तो वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स अलग हैं, मोलस्क अलग हैं, क्रस्टेशियंस अलग हैं, अदर एनिमल्स के अलग ग्रुप हैं। यहाँ पर अगर आप ऐसे चीज़ों की बात कर रहे हो जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिशेस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। इसी को और अच्छे से आप देखना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से देखोगे कि जो प्लांट्स हैं उसमें भी कई तरीके के प्लांट्स पाए जा रहे हैं। एल्गी हो गया, लाइकेंस हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, मोसेस हो गया, फंगाई हो गया, कवक हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, इतनी सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि ऑल्दो इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड में वो आपका 2.4% के आसपास है। बट यहां पर अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे तो उसी 2% में पूरे वर्ल्ड की 8% बायोडायवर्सिटी हमारे पास है। यानी कहने का मतलब है कि जैव विविधता के मामले में हम बहुत धनी हैं, बहुत रिच बायोडायवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। तो हमें हमारा कर्तव्य हो जाता है कि भाई हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर बात आती है कि पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, आपको यह समझना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर यहां से मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है उसमें। आपको उसमें आपसे साफ साफ पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इतनी ज्यादा जैव विविधता कैसे है, समझाइए। तो जरा देखो इसको। यहां पर जब हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, यहां पर बात करी जा रही है अक्षांशों की। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, ज्योग्राफी में अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री साउथ। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर इतनी चीज आपको समझनी है कि 0 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और ऑलरेडी ये चीजें आपको पता भी होंगी, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, मैं केवल आपको यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहां तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे करके मान लेते हैं हमारी ये कर्क रेखा है और ये हमारे पोल्स हैं। ये अगर मान लें तो ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, और ये हमारे पोल्स हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने ज्योग्राफी में एक चीज तो बेसिक सी पढ़ी होगी, क्या कि भैया हमारा जो सन है उसकी अगर यहां पर डायरेक्ट रेस की बात करें, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो आप देखोगे कहां से कहां तक पड़ रही है। तो दूसरे पेन से मैं आपको दिखाता हूं, वो पड़ रही है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक।
तो अगर इसको भी आप नहीं समझना चाह रहे हो तो आप समझ लो कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, और सबसे स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो जहां पर स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है वहां पर क्या होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जब वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर रेनफॉल देखने को मिलेगी, यानी कि तापमान अधिक है तो वर्षा अधिक होगी। वर्षा अधिक है, तापमान अधिक है, रोज दोपहर के बाद वर्षा होनी है, तो यहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं, डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल देखने को मिलेंगे। तो अच्छा खासा घने जंगल जहां पे मिल रहे हैं तो ये एक प्रकार का हैबिटेट है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक आवास आपको देखने को मिल रहे हैं जानवरों के। तो इसी जंगल में आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, और ऊपर यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां पे सनलाइट आप देखोगे जो ये सन रेज हैं वो और ज्यादा, इनका जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। इनका एंगल कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब एंगल बढ़ता जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा, रेनफॉल भी कम होगा, फॉरेस्ट कम होंगे, एनिमल्स कम होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। तो यहां से हमको एक निष्कर्ष पता चला मेरे भाई, और वो निष्कर्ष क्या था कि जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हम लोग कहां पर जा रहे हैं, हाई लैटिट्यूड पर जाते हैं। हिंदी मीडियम, जैसे जैसे हम लोग निम्न अक्षांशों से हम लोग कहां पर जा रहे हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रही है, हमें बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिल रही है। क्योंकि इसका सीधा सा कारण है वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, वहां पर रेनफॉल भी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यहां पर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें बायोडायवर्सिटी घटती नजर आती है। हिंदी मीडियम, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमें बायोडायवर्सिटी कम नजर आती है, जैव विविधता कम होती जाती है। जरा इसको डायग्राम में देख लें। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से बढ़ने लगोगे पोल्स की तरफ, उच्च अक्षांशों में, हाई लैटिट्यूड है ना ये सब, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सब हाई लैटिट्यूड हैं। यहां से आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे तो जो बायोडायवर्सिटी है वो कैसी होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको यह पता चल रहा है कि ये वाले जोन हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, या अगर हिंदी में बात करें तो इसी को कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध, इसको बोल देते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में टेम्परेचर सबसे ज्यादा, रेनफॉल सबसे ज्यादा, तो बायोडायवर्सिटी भी सबसे ज्यादा। तो पहला कारण हमको यहां से देखने को मिला कि अब सेकेंड वाले पार्ट के उत्तर में आप बोलोगे अक्षांशीय विभिन्नता। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। हिंदी मीडियम ध्यान देंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे, ये वाला डायग्राम आपने देख ही लिया था, ठीक है। तो जो टू द पॉइंट चीजें हैं मैं वही बताऊंगा आपको। ये वाली लाइन जो हम लोगों ने इंग्लिश में देखी थी, यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहां पर जैव विविधता का पैटर्न कैसा है, अर्थ पर कहां पर मैक्सिमम देखने को मिल रही है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है। यहां पर पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि असमान वितरण होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको सोचो ये स्टेटमेंट हूबहू कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाएगा आपके प्रीलिम्स में कि जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान ना होकर असमान वितरण दर्शाती है। बिल्कुल सही कथन है,
पूरे वर्ल्ड में, क्या पूरे वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी सेम रहती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि भूमध्य रेखा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 5 स्टार लाइन एनसीईआरटी की तरफ से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार लाइन। कितने सिंपल तरीके से एनसीईआरटी ने यह कथन लिख दिया। इसी कथन को प्रश्न बना के आयोग ने आपसे पूछ लिया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। अब लिखा हुआ है कि 23.5 डिग्री, यानी कि कोई भी आप कर्क रेखा मान लो, ये उत्तर है तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसमें शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। समझ में आई बात? जरा इंग्लिश में देख लेते हैं इसी सेम चीज को। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए, in general the species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles। इक्वेटर से मूव करके आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जाति विविधता कम होती जा रही है। और लैटिट्यूडनल जो रेंज है वो कितनी, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। समझ में आई बात? अब ये यहां पर बहुत सारे उदाहरण इन्होंने बता रखे हैं। देखो कैसे कैसे आपको ये जो इन्होंने कथन लिखा है उसको आप यहां पर कैसे प्रूव करोगे, मतलब एग्जाम्पल्स के तौर पे। कारण अभी यहां पर आगे आ रहा है, ठीक है? तो एक स्टेटमेंट तो यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हां भाई ये तो बात सही है, ठीक है, ये तो बात सही है। अब देखो यहां से आयोग ने पूछा प्रश्न, देखो कहां से प्रश्न आया है, ये सेकंड पार्ट कहां से आया है। साफ साफ लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ऐसा क्या है भाई कि इतनी जाति विविधता है, इतनी सारी बायोडायवर्सिटी है। जरा इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रश्न को देख लेते हैं ताकि दोनों को समझ में आ जाएं चीजें, है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऐसा क्या है भैया वहां पर जिसके कारण जाति विविधता इतनी ज्यादा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। इतनी चीज समझ में आ गई? अगर तुम्हारे पास तुम्हें इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब यहां पर देखते हैं जरा कारण, ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कारण यहां पर बताए जा रहे हैं, इसको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी ही हेडिंग आपको डालनी है, यकीन मानिए सबसे सुपर आंसर। देखो 100% तो सही कोई नहीं लिख सकता, राइट, मगर यकीन मानिए नेक्स्ट टू बेस्ट आंसर है आपका। देखो यहां पर जैसे प्रश्न पूछा गया, यहां पर जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे ही देखो क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा विशेष क्या है, ऐसा विशेष क्या है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता यहां पर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहला कारण यह बताते हैं, जाति उद्भवन, स्पीशियन, जाति उद्भवन। दूसरा कारण यह बताएंगे यहां पर, और तीसरा कारण यह बताएंगे आपकी मेन बॉडी खत्म हो जाएगी। जरा देख लेते हैं उसके कारण क्या है। तो इन कारणों को मैं तुम्हें सबसे पहले समझाता हूं अपने स्टाइल से, फिर तुम्हें दिखाऊंगा एनसीईआरटी के स्टाइल से। कथन आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा मे भी वहां पर आपको टफ लगे, तो बट उस टफनेस को मैं खत्म कर देता हूं। तो उन्होंने टोटल बताए हैं यहां पर आपको 3 कारण। तो यहां पर हम लोग देखेंगे रीजंस, वाई, क्यों ऐसा है, ठीक है। इसी पूरे पेज में आपको तीनों कारण एक्सप्लेन करता हूं ताकि तीनों आपको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर में सामने दिख रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बार बार पेज बदलने का चकल्लस खत्म ही कर देते हैं यहां पर। सबसे पहला कारण देखते हैं, सबसे पहला रीजन क्या है, देखना जरा ध्यान से। यहां पर पहला रीजन क्या है और क्या प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं ये पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां पे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं कि क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इतनी बायोडायवर्सिटी, क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में इतनी बायोडायवर्सिटी क्यों। पहला कारण यहां पर बताते हैं क्या है
कि कोई भी एक आप स्पीसीज ले लो, कोई भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज की बात कर लो आप, यार जितना ज्यादा उसको टाइम दोगे सरवाइव करने का, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो जैसे हम लोग अफ्रीका से चीता को लेके आए भारत में, ठीक है, उसमें आपने देखा कि यार बहुत सारे चीतों की डेथ भी हो गई, उसके कारण अलग अलग थे। बट मैं एक एग्जांपल ऐसा उठा रहा हूं कि हम फॉर एग्जांपल कोई जानवर यहां पर पैदा होता है, एक ऐसे क्लाइमेट में पैदा होता है, ठीक है, कोई जानवर जब पैदा हो रहा है तो पैदा होने के बाद उसको एक टेम्परेचर मिल रहा है, एक रेनफॉल मिल रही है, ठंड गर्मी सनलाइट, आसपास का जो गैसी वातावरण है, आसपास कैसे और एनिमल्स हैं, आसपास के प्लांट कैसे हैं, उसको खाने के लिए कितना मिल रहा है, उसको पानी पीने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या दूसरे जानवर उसको मार के खा तो नहीं जाएंगे। तो जब ये सारे फैक्टर्स आप देखते हो तो अगर एक जानवर उसमें सरवाइव कर जाता है, वो जी जाता है अपनी लाइफ, तो फिर वो रिप्रोडक्शन करता है, तो वैसे और जानवर पैदा होते हैं, वो भी जीते हैं, फिर और रिप्रोडक्शन करते हैं, और जानवर आते हैं, तो इसमें लग रहा है समय। तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक स्पीसीज को ना जितना टाइम आप दोगे उतना वो और ज्यादा ग्रो करेगा, उतना वो और ज्यादा ग्रो करेगा। जितना समय एक स्पीसीज को मिलता है, जितना टाइम आप उसको ग्रो करने का दोगे, उतनी अच्छी उसकी किस्म जो है, उसकी जो नस्ल है वो बनती जाएगी। जितना टाइम आप आंसर राइटिंग में देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप आंसर क्वालिटी कंटेंट आंसर आप लिख पाओगे। सेम यही फॉर्मूला है। अब सेकंड वाले पार्ट में ना यहां पर क्या बताया जा रहा है उसको आप इससे भी लिंक कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूं कि क्या पॉइंट की यहां पर बात हो रही है। हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग इसकी बात करो अर्थ की, ठीक है, तो ये जो एरिया है इसमें ना ज्यादा ठंड होती, टेम्परेचर पूरे अगर वर्ष भर की बात करें, है ना, यहां पे मैं हिंदी में लिख रहा हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वर्ष भर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, सेम, और कैसा रहता है, एकदम हाई। यहां पे क्या कोई बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या तुम्हें? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अगर मैं तुम्हें बताऊं, और अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम ऐसे समझ लो कि भारत का जो मानचित्र आप देखते हो, ठीक है, भारत का जो मानचित्र आप देखते हो तो कर्क रेखा ऐसे भारत को डिवाइड करती है, कर्क रेखा भारत को एकदम बीच में डिवाइड करती है, मिडिल में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी। तो आप खुद सोचो, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें क्या उतनी कड़ाके की ठंड पड़ती जितनी हमारे अपने उत्तर भारत में पड़ती, नॉर्दर्न इंडिया में, जो यूपी बिहार दिल्ली का जो एरिया है वहां पर जैसी ठंड पड़ती है, क्या वो हमारे साउथ इंडिया में पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कर्क रेखा से नीचे हैं हम लोग, आधा भारत कर्क रेखा से नीचे आता है। तो यहां पर वर्ष भर टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम, हाई रहता है टेम्परेचर। और यहां पे इसी कारण से आप देखोगे रेनफॉल भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो यहां पर ना टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस मेरे भाई होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से भीषण ठंड आ गई, अचानक से भीषण गर्मी आ गई। अचानक से यहां पर जो मौसम है ना, जो वेदर है, उसमें जो परिवर्तन है वो बहुत कम होता है। तो जब सेम टाइप का टेम्परेचर रहेगा तो यहां पर एक स्पीसीज को अपने आप को सरवाइव करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तुम खुद सोच के देखो, एकदम से अचानक हमको किसी ठंडे एरिया में डाल दिया जाए तो वहां पर हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में समय लगता है। एकदम से हमको एक गर्म एरिया में भेज दिया जाए, हम रहते हैं साइबेरिया में, हमसे तुम कह रहे हो जाके अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रह लो जाके, तो वहां पर भयंकर गर्मी पड़ रही, केनिया में रह लो, तो वहां पर वो आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है वो खत्म हो जाए। अब एकदम से केनिया के आदमी को उठा के आप आर्कटिक में लेके जाओगे, बोलोगे वहां पर जी लो, तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा, उसको बहुत टफ होगा, हो सकता है डेथ हो जाए। तो और यहां पर क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या टेम्परेचर सेम रहता है। तो जैसे ही जानवर पैदा हुआ और उसकी जो नस्लें आने वाली जनरेशन पैदा होती जा रही हैं, उनके लिए एकदम क्लाइमेट अनुकूल हो चुका है। और यहीं पर तो बात मैंने ये बोली थी आपसे कि जितना टाइम आप दोगे उतना अच्छा ग्रो यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम। यहां पर जो वेदर है, यहां पर जो क्लाइमेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो यहां पर कोई भी स्पीसीज बिना स्ट्रगल के जीता चला जाता है।
तो यहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, दैट्स वाई ये दो सॉलिड रीजन हैं, इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी आपको यहां पर मैक्सिमम देखने को मिलती है। और तीसरा कारण यहां पर एनसीईआरटी जो बताती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा कारण है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब भाई क्या हुआ यहां पर, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कॉपी में, ठीक है। सौर ऊर्जा का मतलब क्या हुआ भैया मेरे, एक बात बताओ, जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको भी ये चाहिए होता है। हमारे जो एनिमल्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी ये चाहिए। हम जो ह्यूमंस हैं हमको भी सनलाइट चाहिए। जो पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, पादप प्लवक रहते हैं, पानी के अंदर के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी सनलाइट चाहिए, वो भी पौधे हैं ना यार, तो वो भी तो फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो सबको चाहिए सनलाइट। तो जहां पर सनलाइट ज्यादा वहां पर वैरायटी ज्यादा, वहां पर पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। अब उनको खाने वाले भी वहां पर बहुत सारे हैं, फूड चेन भी तो बनती चली जा रही है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो प्लांट को खाने वाले कहां से आएंगे, वो भी डेड हो जाएंगे। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर सनलाइट ज्यादा, जहां पर जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, उसमें चेंजेस कम होते हैं। तो ये रीजन है। अब जाके आपका आंसर हुआ है कंप्लीट। तो अभी यहां पर वो देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले था जाति उद्भवन, है ना। दूसरा था यहां पर जो पर्यावरण होता है कैसा है, एकदम स्थिर है ना, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। और यहां पर थर्ड क्या है, अधिक सौर ऊर्जा, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यहां पर अवेलेबल है। बस आंसर खत्म यहां पर आपका, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी चीज को मैं यहां पर इंग्लिश में दिखाऊं आपको, तो ध्यान से देखेंगे इंग्लिश मीडियम। यहां पर देखिए जो सबसे पहला आंसर है वो क्या है, स्पाइसाइजेशन, है ना, यानी कि जाति उपलब्धता, जो यहां पर मैंने आपको बताया। तो जितना आप उसको टाइम देंगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। सेकंड, यहां पर आप क्या देखते हैं, सेकंड आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जो लेस सीजनल चेंजेस होते हैं, बहुत कम क्लाइमेट चेंज यहां पर देखने को मिलता है, कांस्टेंट यहां पर एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। और थर्ड आपको क्या देखने को मिलता है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, मोर सोलर एनर्जी यहां पर अवेलेबल है, राइट। तब जाके आपको क्या पता चलता है कि भाई ये पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि अब यहां पर जैव विविधता का जो ये आंसर है वो कंप्लीट हुआ। तो आपको यहां पर जैव विविधता भी समझ में आई, प्लस इस क्वेश्चन का डिटेल्ड हम लोगों ने एनालिसिस करा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, क्लास 12 चैप्टर नंबर 13। जाइए अभी जागिए, जैसे ही वीडियो खत्म होगा रेस्ट करिए और उसके बाद 13 नंबर चैप्टर पूरा रिवाइज कर लीजिए। मुश्किल से 5 से 6 पेज का चैप्टर है, आराम से फिनिश कर सकते हो। आधे 1 घंटे दे दोगे, लाइन बाय लाइन आप उसका रीड कर सकते हो, ठीक है। फ्री में डाउनलोड हो जाती है एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड। गूगल पे आप टाइप करोगे एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप डाउनलोड कर लीजिए, चैप्टर नंबर 13 और उसको जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही और PYQs मैं लेके आऊंगा और उसमें तुम्हारे दिमाग को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से तुम्हें मेंस आंसर राइटिंग को हैंडल करना है। बट उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो उसी साल, तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप आंसर राइटिंग अभी से करना स्टार्ट करिए, राइट। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को आपको मिला होगा। आपने चीज़ें नोट करी होंगी, उनको रिवाइज करेंगे और चैप्टर नंबर 13 पढ़ के रखेंगे, ठीक है। जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा इसी सीरीज में दूसरे प्रश्न के साथ जो हमारे PYQ में पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।